नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। फिर पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, पॉडकास्टर के यहाँ, वकील महोदय के यहाँ, और ये कहानी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग किस किस प्रकार के छद्म कर रही है। फिर एसआईआर शुरू कर दिया है और एसआईआर अब 3 राज्यों में शुरू हो गया है। इसकी वजह से अब चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपराजयी बनाना है। चुनाव आयोग नमक का हक अदा कर रहे हैं। ये सब नैरेटिव चलना शुरू हो गया। अपनी कमजोरी, अपनी कमियों को दूर करने की कोई चिंता नहीं है। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको यही करना है। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, और अगर जनता से कोई लेना देना होता तो जनता के बीच जाती। और ये बात सही है कि ये पार्टी या इस तरह का चिंतन भी जनता के बीच जाती। लेकिन एक बात मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कुछ ओल्ड गार्ड हैं जो वाकई में जनता की अपेक्षाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं के लिए काम करती थी। उसमें से कभी एक हुआ करती थी ममता बनर्जी। तो आप कह सकते हैं कि एक थी ममता बनर्जी। इसी कम्युनिस्ट रूल के खिलाफ किस तरह से उन्होंने मोर्चा लिया, और तब वो 2011 के पहले जब वो एनडीए की पार्टनर थी, इसी वाजपेयी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में वो मंत्री रही, रेल मंत्री रही। और फिर मैं आज आपको दोहरा रहा हूं कि तब मैंने पहली बार देखा था। हम लोग जर्नलिस्ट थे और उस वक्त हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे। पहली बार जर्नलिस्ट को रेल में कुछ बर्थ मिले थे। साल में 2, 3, 4 इस तरह के बर्थ मिलते थे कि आप जाइए, आप और अपने परिवार के साथ जाइए। उसमें ऑफ मिलता था, प्रायोरिटी मिलती थी रिजर्वेशन में। ये सब उन्होंने किया था। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जर्नलिस्टों के लिए किया इसलिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, नहीं। उस वक्त तक वो जनता की नेता थी, जनप्रिय थी, लोकप्रिय थी, और तभी तो 2011 में उन्होंने मुकाबला किया। वाम वाम पार्टी जो 34 साल से सत्ता में थी, तब मुकाबला किया। वाम दल वैसे मोटे तौर पर कहते हैं कि गरीब गुरुओं के लिए काम करती है, लेकिन आप सोचिए कि वो गरीब गुरबे नाराज हो गए वाम दल से, और ममता को अपना मसीहा चुन लिया और ममता को वोट दिया। आज ममता की तस्वीरें आ रही हैं कोलकाता से। अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता से मिलना उन्होंने शुरू कर दिया है, ओल्ड गार्ड से मिलना शुरू कर दिया है। और वो कह रही हैं कि अगर आपने मोर्चा छोड़ दिया तो डिजास्टर होगा। दूसरी तरफ, ये मैं क्यों कह रहा हूं, दूसरी तरफ सिर फुटौल शुरू हो गया है। इस बात की जानकारी ली जा रही है पार्टी के स्तर पे कि आखिर पार्टी में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे। नाम एक आपने सुना होगा, आईपैक। अब ये उस आईपैक की नहीं, अभी मैं दूसरे आईपैक की चर्चा करता हूं। IPAC के आईपैक। आईपैक एक ऐसा मेडिकल कैप्सूल है जिसका प्रयोग एनेस्थेटिस्ट करते हैं। नी प्लांटेशन जब होता है ना, नी रिप्लांट जब होता है, रिप्लांटेशन जब होता है नी का, घुटनों का जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उस दौरान एक खास तरह की कैप्सूल होती है जिसे लोकल एनेस्थीसिया में प्रयोग करने के लिए लाया जाता है। और एनेस्थेटिस्टोलॉजिस्ट जो हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं मेडिकल टर्म में आईपैक। वैसा ही कुछ काम कर रही थी। बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं होती है पैर में, पूरा पैर सुन्न नहीं किया जाता है, लेकिन जो लोकल लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया उसको कहते हैं कि कुछ ही हिस्से को सुन्न किया जाता है ताकि ठीक से ऑपरेशन किया जा सके और पेशेंट को दर्द महसूस नहीं। अब आइए दूसरा आईपैक पे, काम वही कर रहे थे ये। इनका मामला थोड़ा उलट गया। इनका नाम है इंडियन हाइफन पब्लिक एक्शन कमिटी, आईपैक। आप अगर इनके वेबसाइट पर जाएंगे
तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम करती है। और वेबसाइट में शुरुआत से ऊपर से जब आप जाएंगे तो वेबसाइट में आपको सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम मिल जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि धूर्ताधिराज। उनको इसके नीचे कोई उपाधि दी नहीं जा सकती है। और धूर्ताधिराज कौन है? श्रीमान केजरीवाल। सबसे ऊपर केजरीवाल, उसके बाद फिर ममता बनर्जी हैं, उसके बाद राजशेखर रेड्डी हैं, उसके बाद एम.के. स्टालिन हैं, और उसके बाद मोदी जी का भी नंबर है, नीतीश जी भी हैं। इन सब का इन्होंने नाम लिखा है कि इन सब के साथ हमने काम किया है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इन सब के साथ हमने काम किया है। और हमारा मिशन है कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने का। मतलब अगर गोबर है तो उसे सोना बना देने का, और अगर कोई सोना है तो उसे लीद में तब्दील कर देने का। घोड़े का जो लीद होता है उसमें तब्दील कर देने का। हालांकि ये स्लैंग है, मैं ले रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूं। तो घोड़े का जो मल है उसमें तब्दील कर देने का, और जो कोई गोबर है तो उसको सोना में तब्दील कर देने का। ये इनका काम है। तो काम करते थे, कोई बात नहीं है। ये इतना तक अगर वो काम कर रहे होते तब भी बात बन गई होती, चल जाती। लेकिन इतने से बात बनी नहीं, बात इसके आगे निकल गई। श्रीमान प्रशांत जी किशोर छोड़ के चले गए। वो लीड कर रहे थे, मास्टर खिलाड़ी थे। और मैं आज इसकी आलोचना नहीं करूंगा कि भारतीय राजनीति को अगर गंदगी में सबसे ज्यादा, या गंदगी के दलदल में ढकेलने की किसी ने कोई अगर जरूरत की है, कह सकते हैं काम किया है, तो श्रीमान प्रशांत किशोर है। और इस जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। पैसे के बल पे पैसा उड़ेल दो चुनाव में, पैसे के बल पे मूवमेंट क्रिएट करो, फॉल्स नैरेटिव तैयार करो, या अगर सही भी है तो उसको और विस्तार दे दो, पैसा इंफ्यूज करो, लोगों को चमत्कृत कर दो, दिग्भ्रमित कर दो, और उसके बाद उनका वोट ले लो, उनका समर्थन ले लो। कोई बात नहीं है, दुनिया भर में इस तरह के प्रयोग होते हैं, यहां भी हुए। लेकिन आज अगर कोई ईमानदार व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पा रहा है तो उसके पीछे प्रशांत जी की भी एक भूमिका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत जी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी की अपनी एक भूमिका है। कितनी है ये आप सब तय करें, या प्रशांत किशोर खुद तय करें। मैं कोई उनकी आलोचना के लिए यहां बैठा नहीं हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर ने पैसे को चुनाव के केंद्र में ला दिया, और जिसके जिसके पास सत्ता थी उनको उन्होंने एक प्रकार से कहा कि पैसा फेंक दो, और फिर देखते हैं, हमें 100 करोड़ दो, हम देखो कैसे बनाते हैं तुम्हारा खेल। वही हुआ। वरना वाईएसआर रेड्डी के बेटे, ये रेड्डी साहब आमूल चूल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ममता जी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी और बाकी लोग पाक साफ हैं, वो भी करते होंगे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कार्य किया वो किसी से अछूता नहीं है। लेकिन खैर, अब प्रशांत किशोर जी आईपैक के हिस्सा नहीं है। असली कहानी पर मैं आता हूं। पश्चिम बंगाल में कल्याण बनर्जी के गैंग ने कहा है कि आईपैक ने लूटा है, पश्चिम बंगाल को लूटा है। आईपैक के ऊपर आरोप है कोल माइन से जो पैसे, अवैध खनन से, अवैध कोयले की खनन से जो पैसे आए हैं, उस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है अलग अलग जगहों पे, और वहीं से वो पैसा गोवा चुनाव में भी गया था। हर जगह जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पश्चिम बंगाल के भी चुनाव में
अवैध खनन माफियाओं से जो पैसे लिए गए वो आईपैक के द्वारा रूट हुए हैं। मतलब एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी वर्चुअली सरकार चला रही थी पश्चिम बंगाल में, और किसी की कुछ चल नहीं रही थी। यही काम वो सबसे पहले श्रीमान प्रशांत किशोर मोदी जी से चाहते थे कि अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, हमने आपको मदद की है, हमको आप गवर्नेंस का कोई ऐसा महकमा दीजिए जो मैं चलाऊं। हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, वो गवर्नेंस के मॉडल में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो। जो ब्यूरोक्रेटिक हमारा मॉडल है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो रॉटन है, उसमें तब्दीली लाए बिना भारत का उत्थान असंभव है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो चाहते थे गवर्नमेंट बियॉन्ड गवर्नमेंट। अब इस बात में कितना दम है, कितना सच है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां से उसको हटा दिया गया, वो स्वीकार्य नहीं हुआ, वो हट गए, वो निराश हो गए, क्योंकि वहां फिर अमित शाह की चली। वो निराश हुए और उसके बाद किसी तरीके से सेटिंग गटिंग करते हुए नीतीश बाबू के पास पहुंच गए। नीतीश बाबू की तो पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन इधर इनका आईपैक का काम चलता रहा। रेड्डी जी के पुत्र को, स्टालिन को, ममता जी को, सबको वो काम देते रहे। और धीरे धीरे कभी आईपैक का दफ्तर नोएडा में हुआ करता था, उसके बाद ये रजिस्टर्ड दफ्तर कोलकाता बन गया। नोएडा में अभी भी दफ्तर होगा ही होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोलकाता से सारा तंत्र चलने लगा। हर स्टेट में जाकर के पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम ये सरकार को देते थे। बहुत कम ऐसा वाकया हुआ जहां ये अपोजिशन को कंसल्टेंसी का काम दे रहे हैं। और एक अपोजिशन की कंसल्टेंसी का काम अभी मिला था अखिलेश जी यादव को देने का, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि एम के स्टालिन जी को दे रहे थे अभी लास्ट चुनाव में, और ममता जी को दे रहे थे। दोनों खेत रहे, दोनों नेस्त नाबूद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इतना घटिया परफॉर्मेंस आज तक नहीं हुआ। एम के स्टालिन भी गए, ममता जी भी गई, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का मामला है ही नहीं। अब टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की कोई कुछ चली ही नहीं। अभिषेक बनर्जी बैकडोर से आईपैक के सहारे पूरे पश्चिम बंगाल को रूल कर रहा था और गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा था। ऑफिसर को पैसे खिला करके, ऑफिसर को विदेश यात्रा करवा करके, ऑफिसर के परिजनों को प्रलोभन दे करके पूरे तंत्र पे आईपैक का कब्जा था, और सारा अवैध मनी आईपैक के माध्यम से रूट हो रहा था। इसीलिए जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का आईपैक के दफ्तर के ऊपर छापा पड़ा तो ममता बनर्जी ऑलमोस्ट पागल हो गई, विचलित हो गई। ऐसा लगा कि ममता जी को दौरा पड़ा। ममता जी रुकी नहीं एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। ममता जी फौरन पहुंच गई आईपैक के दफ्तर में और ईडी के अधिकारियों को एक प्रकार से धक्का मुक्की करते हुए, धक्का मुक्की से मेरा मतलब है कि एकदम फिजिकल मैन हैंडलिंग तो नहीं हुई, लेकिन डराते धमकाते हुए वहां जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइल्स थे, सारे फाइल्स को ममता बनर्जी ने अपने कब्जे में कर लिया और लेके भाग गई। जब ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री से इस व्यवहार की अपेक्षा करना बिल्कुल अशोभनीय है। यह शोभा नहीं देता है कि एक मुख्यमंत्री एक निजी कंपनी के पास, कोई निजी कंपनी के दफ्तर में कोई इन्फोर्समेंट, सरकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी वो छापा मार रही है। कोई प्राइवेट कंपनी कोई छापा नहीं मार रही है। वहां प्राइस वाटर कूपर जाकर के ऑडिट नहीं कर रहा है, जिसे आप कह सकते थे कि ये प्राइवेट कंपनी वाले घुस गए थे, मैंने उसको जाकर के रोका। नहीं, ये प्राइस वाटर कूपर का ऑडिटिंग नहीं चला था, या उनकी टीम वहां नहीं पहुंची थी। ये पहुंची थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उसको आपने रोका है। और ये केस आपके खिलाफ चल रहा है, वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ कि ये कहीं से भी ये कृत्य, उसकी प्रशंसा तो नहीं की जा सकती है, आलोचना जितनी की जा सकती है वो कम होगी।
ऐसी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की ममता बनर्जी के इस कृत्य के बारे में। अब आप कल्पना कीजिए, आज अगर आईपैक के ऊपर हमले कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? कोई दूसरे नहीं कर रहे हैं, टीएमसी वाले कर रहे हैं, टीएमसी के नेता कर रहे हैं। किनसे कर रहे हैं? ममता बनर्जी से कर रहे हैं, आईपैक वालों पर कर रहे हैं कि इन्होंने पूरे बंगाल को लूटा, लुटिया डुबोई, पूरा बदनामी कराया और इसकी वजह से हम सभी फंस गए। हमारा कुप्रचार हुआ कि हम भ्रष्टाचारी स्टेट हैं, हमारा सब कुछ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अब आईपैक के सहारे निशाने पर हैं अभिषेक बैनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी खुद को अगर अलग कर सकती है क्या इस पूरे प्रकरण से? किसी भी सूरत में नहीं। ममता जी के देखरेख में सब कुछ चल रहा था। ममता जी खुद को अलग कैसे कर सकती हैं? अगर उनको अलग करना होता तो वो अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन कर दी होती, वो किसी और को रखती। आज उन्होंने चीफ व्हिप बनाया है कल्याण बनर्जी को, तो कल्याण बनर्जी को कंटिन्यू रखती। आज जब सब कुछ लुट गया तो कल्याण बनर्जी को लेके आए। क्यों? क्योंकि कल्याण बनर्जी पुरानी परंपरा के नेता थे, पगडंडियों पर चलने वाले नेता थे। देखिए साहब, और कुछ हो ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप कल्याण बनर्जी पर अभी उतने नहीं लगे हैं। लगे तो हैं लेकिन उतने नहीं है। और इसीलिए कल्याण बनर्जी एक आर्टिस्ट हैं, एक वकील हैं, सदन में मिमिक्री करने लगते हैं। आपने देखा होगा धनखड़ साहब का किस तरह से मिमिक्री किया था। पहली बार ये पूरे देश में प्रचलित हुए तो मिमिक्री की वजह से प्रचलित हुए कल्याण बनर्जी। रातों रात ये सोशल मीडिया के हीरो बन गए, घर घर पहुंच गए कल्याण बनर्जी, क्योंकि धनखड़ जी का इन्होंने मिमिक्री किया था, नकल किया था। तो अच्छे कलाकार हैं कल्याण बनर्जी, लेकिन कल्याण बनर्जी जैसे और भी नेता हैं जो ओल्ड गार्ड हैं, वो पुराने नेता हैं, जो पगडंडियों की राजनीति किए हुए हैं, गांव गांव की राजनीति किए हुए हैं, जानते हैं पश्चिम बंगाल, वो सब हाशिए पर थे। और फोर फ्रंट पर कौन था? डायमंड हार्बर गैंग, अंग्रेजी दां, सयानी घोष, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, अभिषेक बैनर्जी, ये सब थे फ्रंट पेज पे। यही मीडिया में चमकते दमकते रहते थे, यही पश्चिम बंगाल हो गए थे अपने आप में। और कोल माइंस का पैसा हैंडल करने वाले आईपैक, उनके ग्रेजुएट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन। आईपैक क्लेम करता है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को हायर करते हैं, बेस्ट एनालिटिकल ब्रेन को हायर करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं? भ्रष्टाचार कराने का, कि कैसे कोल माइन अवैध खनन का पैसा आएगा और उसको कैसे रूट किया जाएगा। एक बात मान के चलिए, मान लीजिए 90% या 95% बच्चों को तो मालूम भी नहीं होगा कि ऊपर में प्रतीक जैन क्या कर गुजरे हैं, कहाँ क्या गुल खिला रहे हैं। तो बेचारे नौकरी करते हैं। अभी तो बिहार में जो काम कर रहा था प्रशांत किशोर की टीम, उनको उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, भगा दिया। प्रशांत किशोर ने जिनको जिनको हायर किया था पैसे पे, उनको उन्होंने पैसे नहीं दिए, तनख्वाह नहीं दिए। अब उनकी जिंदगी जो है क्रॉस रोड पर है। बहुत तो नौकरी छोड़ करके बिहार लौट गया था कि हमारी तकदीर बन जाएगी, दांव लगा दिया था। अब वो हाशिए पर हैं। प्रशांत जी ने भी निकाल दिया, जहां नौकरी कर रहे थे वहां से नौकरी भी गई, परिवार से भी गए, हाशिए पर हैं। और ऐसे सैकड़ों युवा हैं, एक दो युवा नहीं है, सैकड़ों की संख्या में युवा हैं जो हाशिए पर हैं, जो घूम रहे हैं। आईपैक में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं जो अभी हाशिए पर हैं। इन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, नेता, मुख्यमंत्री, इसका आभा मंडल दिखा करके युवाओं को आकर्षित किया अपने तरफ। बहुत सारे युवा इनमें चले गए कि हमारी अब जिंदगी सेट हो गई। क्यों साहब? क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये कभी सोचा नहीं युवाओं ने, वो चले गए। मैं आज भी कहता हूं कि 90-95% युवाओं को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होगा। वो तो डायग्राम ही बना रहे होंगे, वो तो डेटा ही तैयार कर रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लिस्ट ही तैयार कर रहे होंगे, स्लोगन लिख रहे होंगे, नए नए स्लोगन अपने अपने से ऊपर अपने से ऊपर अपने से ऊपर बॉस को बतला रहे होंगे कि साहब मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये स्लोगन लिख लिया है, अच्छा है क्या? इस नेता के लिए ये चलेगा, इस नेता के लिए ये चलेगा। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग अलग स्लोगन लिख रहे होंगे। राज्य के स्तर पर अलग स्लोगन चल रहा होगा, मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग करनी है उसके लिए अलग स्लोगन चल रहा होगा। तो तमाम तरह के स्लोगन लिखने
डेटा इकट्ठा करने, इसी सब के काम में बेचारे व्यस्त होंगे। उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। प्रतीक जैन की तो है। पढ़ाई लिखाई का कुछ तो काम हो रहा है अपने देश में, ये बात तो मानना पड़ेगा। 99% वो व्यक्ति जो यूपीएससी की परीक्षा में एथिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले थे, वो सबसे ज्यादा करप्ट निकले। इसीलिए वो आईआईटी के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन हैं, वो एक से एक का 3 करने में बड़े माहिर होते हैं। तो अपने ज्ञान का पथभ्रष्ट होने के मार्ग में जितना काम हो सकता है वो कर लेते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए प्रतीक जैन तरीके जो लोग हैं वो बो लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के हैं ना साहब। आईआईटी बॉम्बे का थप्पा लग गया, इसका मतलब ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है वो। उनको ह्यूमैनिटीज का भी पता है, साइंस का भी पता है, कमाल के आदमी है। तो आईआईटी बॉम्बे का आ गए। अरे भाई, काबुल में भी गधे होते हैं, ये ध्यान रखिए आप। तो सारे आईआईटियंस जो हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, कहीं कुछ मिला नहीं या कुछ करके आ गए, उनको हायर किया, बड़ा पैकेज ले लिया पैसा। लेकिन खेल क्या चल रहा था? मनी लॉन्ड्रिंग का। अभी जवाब देना है इनको। टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आईपैक वालों ने हमसे लाखों रुपए लूटे। अभी रिजू दत्ता कह रहा है कि हमने अपने घर के गहने बेच दिए आईपैक को पैसा देने के लिए। हमने 50 लाख रुपए दिए हैं कि 40 लाख रुपए दिए हैं, भगवान जाने। रिजू दत्ता कह रहे हैं कि हमको टिकट के बदले में कहा कि टिकट चाहिए तो ले जाओ पैसा। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि आईपैक वालों ने हमसे 50-50 लाख रुपए मांगा, 50 लाख लाओ, टिकट ले जाओ। अभिषेक बनर्जी के कैंप के 74 लोगों को टिकट मिला, 51 हार गए। अब ये सब आ रहा है आंकड़ा डिटेल बाहर। लड़ाई बहुत बड़ी ठन गई है। इसीलिए जब कुनबा लुटता है ना, वो जो लूट का माल जब बांटने के लिए डकैत आपस में बैठते हैं तो आपस में ही झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मार बैठते हैं। वही स्थिति हो गई है। तो अभी ममता बनर्जी का कैंप और अभिषेक बनर्जी का कैंप आईपैक पर ठीकरा फोड़ रहा है और आईपैक वाला दांव निकाल रहा है कि किधर जाकर के बैठ जाए। लेकिन एक बात तो मान लीजिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, निश्चित रूप से ये ममता बनर्जी की का ही फीडबैक होगा कि इससे तौबा करो, ये कुछ नहीं है, ये पैसे का दुकान है, ये हम लोगों से पैसा ठगता है, इन्होंने बहुत गड़बड़ी की है, इससे पहले ना। क्योंकि जिस दिन ये पश्चिम बंगाल जा रहे थे अखिलेश यादव, मेरे ख्याल से शायद उसी दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया या आने के बाद किया। जाने के पहले ही कर दिया। 5 तारीख को ही उन्होंने, या 4 तारीख को या 5 तारीख को ही उन्होंने कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो जाहिर है उनको फीडबैक मिल गया होगा ममता जी का कि ये दुकान है पैसे की, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये ठगने वाले लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये हमारा ही जो ब्रांड है उसी को चमकाने के लिए कुछ कुछ ये पाउडर स्नो लगाते हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। तो छोड़ दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन अब लड़ाई जो ठनी है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और आईपैक के बीच में, तो जाहिर है इसमें आईपैक लूजर होंगे ही होंगे। इसीलिए कहते हैं श्रीमान प्रशांत किशोर जी, बदनीयती से खड़ा किया गया ऑर्गेनाइजेशन एक न एक दिन एक्सपोज होता है। सदनियति से खड़ा किया गया ऑर्गेनाइजेशन कभी डूबेगा नहीं, कभी इस तरह के पचड़ों में पड़ेगा नहीं। और अगर उसके ऊपर दाग लगेगा भी तो उनका दामन फौरन साफ हो जाएगा, अगर नीयत अच्छी हो तो। नीयत में अगर खोट हो तो मुश्किल है। आईपैक वालों को आज ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।